हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर रे ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। देखिए, जो TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू होल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है जिसको पालन करके टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कोई लाइट सफर करती है ना। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कुछ मीडियम्स बनाता हूँ। एक डेंसर मीडियम ले लेता हूँ, एक रेयर मीडियम ले लेता हूँ। तो ये जो है हमारा वाटर मान लेते हैं, जो कि डेंसर मीडियम है, ठीक है। और ऊपर हम एयर कंसीडर कर लेते हैं, जो कि रेयर मीडियम है। इसको एयर कंसीडर कर लीजिए, इसको वाटर कंसीडर कर लीजिए, यहां लिख देते हैं। और एक फ्लैश ऑफ लाइट हम कंसीडर करेंगे, एक सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे जहां से लाइट इमर्ज करेगी। तो यहां पे एक पॉइंट O ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट O है ये हम कंसीडर करते हैं कि यहां से लाइट जो है इमर्ज कर रही है। तो इमर्ज करेगी जब भी किसी सरफेस पे कोई लाइट जब परपेंडिकुलर फॉल करती है तो वो स्ट्रेट निकल जाती है, कहीं से डेविएट नहीं होती है। ये बात सभी बच्चों को पता है, पीछे मैं बता चुका हूं। तो यहां से जब लाइट फॉल करेगी परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे, तो कहीं से डेविएट नहीं करेगी, वो सीधे निकल जाएगी। आ रही बात समझ में? और जब किसी एंगल पे अगर आप लाइट को फॉल कराते हैं तो उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जहां ध्यान देते हैं हम लोग। तो यहां से अगर लाइट रे इस तरीके से फॉल करती है तो वो क्या होगी, डेंसर से रेयर में जब भी जाएगी, भाई ये वाटर है, ये डेंसर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम। तो लॉ क्या कहता है हमारा कि व्हेन लाइट रे गोस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्या होगा, इट बेंड्स या गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां से नॉर्मल से किसी भी एंगल में ये जा सकती है। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग इस तरीके से झुकता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये यहां से अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दे, अगर हम लोग ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे जो लाइट रे है वो 90 डिग्री को करस्पॉन्ड करेगी, यानी जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है लगातार आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, इस तरीके से झुकते चले जा रहे हैं ये। तो एंगल I1 R1 कर देते हैं, I2 R2 कर देते हैं, I3 R3 कर देते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं समझने के लिए। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जैसे जैसे ये बेंड होता चला जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देंगे और यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने के बजाय ये 90 डिग्री को करस्पॉन्ड करेगा, इस पॉइंट को करस्पॉन्ड करेगा। ये 90 डिग्री देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो ये जो 90 डिग्री देखने को मिल रहा है, ये चीज, इसी को क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I4 अगर कहें, ये C के बराबर हो जाती है, जहां C को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब ये जो R4 R3 के बाद क्या है R4, तो ये क्या है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जस्ट परपेंडिकुलर आ रहा है। और इसके बाद इसके बियॉन्ड जब आप फॉल कराएंगे तो होगा क्या कि ये बाहर लाइट रे बाहर निकलने के बजाय ये अंदर ही रह जाएगी। जिस मीडियम से वो निकली होगी उसी मीडियम में रह जाएगी, मीडियम को चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, है ना। तो होगा क्या, जब नेक्स्ट अगर आप फॉल कराते हैं तो इस तरह से लाइट रे जब फॉल करेगी इस तरीके से, तो होगा क्या, यहां पे जो लाइट रे है इस नॉर्मल से ये बेंड हो जाएगी और जिस मीडियम से ये जा रही है उसी मीडियम में रह जाएगी, मीडियम चेंज नहीं कर पाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको हम I5 मान लेते हैं, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये जो फिनोमिना आपको दिखाई दे रहा है, इसी फिनोमिना को हम
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को समझने के लिए ये जो हमारा I4 इज इक्वल टू सी दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अब स्नेल्स लॉ को लगाने से क्या यहां समझ में आता है? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, तो क्या होता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ लगाने से पहले कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कंसीडर कर लेते हैं। जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू1 और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको म्यू2 मान लेते हैं। तो म्यू1 साइन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यहां फॉल कर रहा था, बन रहा था, इज इक्वल टू म्यू2 साइन सी, है ना। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 साइन सी हो जाएगा। तो साइन सी की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू1 अपॉन में म्यू2, है ना, इस तरीके से होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, यहां पे दर्शाइए म्यू2 अपॉन में म्यू1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन सी, है ना। अब ये म्यू21 की जो वैल्यू होगी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब म्यू2 अपॉन म्यू1 को म्यू21 इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन सी, है ना। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है? यहाँ पे इस रिलेशन से हम क्या समझ पा रहे हैं? इस रिलेशन से हम ये समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल कम होता चला जाएगा। दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाते हैं किसी मीडियम के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी क्रिटिकल एंगल आपका घटता चला जाएगा। कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए, ये देखिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा, तो म्यू21 बढ़ता चला जाएगा और ये बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल ऑटोमेटिकली जो है घटता चला जाएगा। दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से इसका रिलेशन आपको समझ में आ गया। तो इसका जो नेसेसरी कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है, वो ये है, सबसे पहला कंडीशन तो आपके पास डेंसर टू रेयर मीडियम हमेशा लाइट रे कहां प्रोपागेट करनी चाहिए? डेंसर टू रेयर। तो सबसे पहले तो डेंसर टू रेयर होना चाहिए। जो लाइट रे आप प्रोपागेट करा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी सफर करेगा जब लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम प्रोपागेट करेगी। और दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ग्रेटर देन होगा किससे? क्रिटिकल एंगल से। क्लियर? तो जब भी पूछा जाए एग्जाम में तो आपको ये दोनों कंडीशन लिखना अति आवश्यक है। तो एग्जाम में नेसेसरी कंडीशंस ही पूछते हैं और इसके कुछ एप्लीकेशंस पूछते हैं। तो ये तो आप इसके रिलेशन को लिख करके आएंगे ही आएंगे और इसके जो नेसेसरी कंडीशन है इसको लिख के आएंगे। अब इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या है? जैसे ऑप्टिकल फाइबर हो गया, तो ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल के थ्रू हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब अगर हमें किसी इमेज को 90 डिग्री या 180 डिग्री, किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को 90 डिग्री या 180 डिग्री पे बदलना है, शिफ्ट करना है, तो वहां पे भी एक ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल होता है जिसके माध्यम से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करके हम उस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री या 180 डिग्री उसकी इमेज को बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे और ये एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, आइए हम आगे देखते हैं। तो देखिए एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो पहला है वो है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, राइट एंगल प्रिज्म इसको कहते हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को 90 डिग्री या 180 डिग्री पे घुमाना हो तो इस प्रिज्म का हम इस्तेमाल करते हैं। इस प्रिज्म में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना होती है। तो कैसे होती है इस चीज को देखिए, यहां पे एक ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट का कुछ नाम दे देते हैं ना, ए बी नाम दे देते हैं। अब यहां से लाइट रे आप फॉल कराइए इसके, जब लाइट रे आप यहां से फॉल कराएंगे इस तरीके से तो होगा क्या, कितना एंगल बनाएगा? अगर ये 90 है तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, है ना। और यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं क्योंकि लाइट रे फॉल कर रही है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो अब यहां पे होगा क्या
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या हो रहा है यहां से, अब डेंसर से, ये ग्लास क्या है, ये डेंसर है, ग्लास क्या होती है, डेंसर मीडियम होती है, और डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जब भी ग्लास डेंसर से रेयर में जाएगी तो यहां पे होता क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, क्योंकि जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो क्रिटिकल एंगल है, सॉरी, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री होता है, ये आप याद रखिए। जो ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है, और यहाँ पे जो एंगल हमारी है वो कितनी है, 45 है। तो ये जो एंगल यहाँ बन रही है, जैसे ये फॉल करेगा, जो एंगल यहाँ बनेगी वो 45 होगी, यहाँ पे एंगल जो बनेगी वो 45 होगी, यानी जो एंगल हमारी क्रिएट हो रही है आफ्टर फॉलिंग द लाइट रे वो 45 डिग्री एंगल क्रिएट हो रही है। अब कैसे 45 है, ये अगर 90 है, ये 90 है, तो ये 45, ये 45, अगर ये 45 है तो ये भी 45। कहने का मतलब है, ये देखिए, ये जो है ये 90 है, ठीक है, अगर ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा, और ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो क्रिटिकल एंगल ग्लास का होता है वो 42 होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जब पड़ रहा है तो वहां पे क्या 45 डिग्री बन रहा है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ज्यादा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ज्यादा है किससे, क्रिटिकल एंगल से, है ना। तो जब ज्यादा है क्रिटिकल एंगल से तो एक ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया, दूसरा ये लाइट हमारी डेंसर टू इरेजर जा रही है, दूसरा ऑप्शन ये कंप्लीट हो गया। तो दोनों फुलफिल कर रहा है, दोनों हमारे ऑप्शंस फुलफिल कर रहे हैं जो टीआईआर सफर करने के लिए जरूरी होता है। तो यहां पे होगा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यहां पे सफर करेगी लाइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि जिस मीडियम से लाइट रे निकलती है उसी मीडियम में रह जाती है, मीडियम को चेंज नहीं करती है। तो क्या होगा, यहां से लाइट रे तुरंत टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन करेगी, और यहां से भी लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन करेगी। अब ये ए वाला पार्ट है ना, ये ए वाला पार्ट यहां से निकल के आ रहा है इस तरीके से, और ये बी वाला पार्ट यहां से निकल के आ रहा है, ये लाइट रे यहां से और ये लाइट रे यहां से निकल के आ रही है। तो ये जो लाइट रे है वो क्या होगी, वो इस तरीके से फॉल करेगी, इस तरीके से ए डैश बी डैश इमेज बनेगा हमारा। तो यहां पे देखिए जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो 90 डिग्री क्या हो गई, शिफ्ट हो गई इस तरीके से। तो इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन राइट एंगल प्रिज्म में हम देख सकते हैं। अच्छा, यहां पे आप एक क्वेश्चन और पूछेंगे, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। लाइट रे यहां से ए यहां से आ रही है ये चीज, तो ए डैश ये हो जाएगा, ये लाइट रे ये आ रही है, देख लेते हैं, ये लाइट रे आ रही है यहां से और ये यहां पड़ रही है, तो ए डैश ये हो जाएगा और बी डैश ये हो जाएगा। आनी बात समझ में, ये बी से लाइट रे आ रही है तो ये बी डैश हो जाएगा, ए से लाइट रे आ रही है तो ए डैश हो जाएगा। ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये सफर कर रहा है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये काम तो मिरर से भी हो सकता था, अगर मिरर लगा दिया जाए तो उससे भी ये कार्य हो सकता है, तो आप राइट एंगल प्रिज्म का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मिरर लगा देंगे तो भी ऐसी ही इमेज बनेगी, है ना। तो उसमें क्या होता है, सारे जो मिरर्स होते हैं ना, जब लाइट रे उसमें फॉल करती है तो केवल रिफ्लेक्शन देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं देते हैं। मिरर कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं देते हैं, और जब उसके ऊपर लाइट रे फॉल करती है मिरर के ऊपर तो कुछ पार्ट उसका जो है खा जाता है, ठीक है ना। 100% रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं उसका कुछ अमाउंट, तो डल इमेज बनती है। और यहां पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो एकदम क्लियर इमेज का फॉर्मेशन होता है। आ रही बात समझ में, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे तो आप 90 डिग्री पे शिफ्ट कर दिए इमेज को, यहां पे कैसे करेंगे, जब 180 डिग्री पे शिफ्ट करना होगा आपको, तो यहां पर जो है इस प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे, घुमा देंगे प्रिज्म को, और यहां से हम ऑब्जेक्ट को के लाइट को यहां से फॉल कराएंगे इस तरीके से। जब यहां से इस तरीके से फॉल करा रहे हैं तो सेम यहां पे भी वही काम होगा। अगर ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ये 90 है तो 90 45 45 सम ऑफ ट्रायंगल सभी को पता है 180 होता है। अब यहां से लाइट फॉल करा रहे हैं, यहां से लाइट फॉल करा रहे हैं, जब लाइट फॉल कराएंगे तो ये 90 बन रहा है, अगर ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अगर ये 45 है तो यहां से नॉर्मल खींच देते हैं तो ये भी 45 हो जाएगा, ये वाला पार्ट। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास कितना है, 42 डिग्री। 42 डिग्री कम होता है
किससे? एंगल ऑफ इंसिडेंस से। यहाँ से देखिए 45 में, ये 45 ज्यादा है, 42 कम है। तो यहाँ पे फिर से जो कंडीशंस थी हमारी फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन क्या? कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है लाइट रे। तो ग्लास हमारा डेंसर है और एयर हमारा रेयर है, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है, ये फर्स्ट फुलफिल हो गया। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 मिल रहा है और क्रिटिकल एंगल 42 मिल रहा है, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है क्रिटिकल एंगल से। तो यहां पे क्या सफर हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इस तरीके से आपका सफर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो होगा, इस यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे सेम वही काम होगा जैसे यहाँ 45 बन रहा था, यहाँ पे 45 बनेगा। अगेन यहाँ से सफर कर लेगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इस तरीके से लाइट रे आपकी निकलती हुई आएगी। तो अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं ऑब्जेक्ट के नाम को, तो ये ए पार्ट ये घूम करके यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे ए डैश मान लेंगे, इसको बी डैश मान लेंगे। जस्ट क्या होगा? अपोजिट, मतलब 180 डिग्री पे हमको यहाँ पे दिखाई देगा ऑब्जेक्ट की इमेज। तो जब भी 90 डिग्री या 180 डिग्री पे ऑब्जेक्ट की इमेज को हमको फॉल करना होता है, दिखाना होता है, बनाना होता है, तो हम वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करा करके किसका यूज करते हैं? राइट एंगल प्रिज्म या टोटली रिफ्लेक्टिव प्रिज्म का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो ये हो गया, है ना। इसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आज की डेट में सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। बिना उसके डेटा ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है। और उसमें जो है जो लाइट रे का जो स्पीड होता है वो 3 to 10 मीटर पर सेकंड होता है। इसीलिए आप जो है इतनी फास्ट रेट की डेटा आप लोग को मिलती है और इतनी तेज चलती है। सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं अपने घर पे, है ना। वाईफाई आज तो जियो हर जगह पे लगा दिए हैं। तो उसको अब उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकंड आपका एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है? जो डेटा का ट्रांसफर है, सिग्नल का ट्रांसफर है, वो इस फाइबर के थ्रू होता है। यानी पहले सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर लाइट को इस फाइबर के थ्रू भेजा जाता है, और एंड जहां पे इसका होगा इस फाइबर का, वहां पे इसको कलेक्ट किया जाएगा इस लाइट को, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, यानी आप सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको डेटा को रिसीव कर सकते हैं। तो इसका काम होता है लाइट के फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिट करना, डेटा को भेजना, है ना। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है आज की डेट में सभी लोग अपने घर पे यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम जनता यूज कर रही है वाईफाई के माध्यम से। जो वाईफाई में फाइबर यूज होता है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर होता है और बहुत ही थिन होता है, आपके हेयर के थिन के बराबर जो होता है, थिनेस्ट होता है। आप देखेंगे इसको, महसूस करेंगे तो कभी कभी महसूस भी नहीं होगा, वो इतना पतला होता है वो, है ना। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से होता है, जो कि 3 to 10 मीटर पर सेकंड की होती है। और इस ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो TIR सफर करता है। जब लाइट रे TIR सफर करती है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करती है, तभी लाइट वन एंड से दूसरे एंड पे पहुंचती है ना। तो होता क्या है, इसमें 2 कंपोनेंट आते हैं। मैं इस तरीके से क्रिएट कर देता हूं। एक होता है कोर और दूसरा होता है क्लैडिंग। तो इसको हम अंदर वाले पार्ट को कोर बोलते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट होता है इसके, जिसके बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं। तो इसको क्लैडिंग बोलिए। तो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको μ1 क्या देते हैं, और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 कह देते हैं। तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमेशा ज्यादा होता है क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। बात समझ में आ रही है? तो यहां से जो लाइट रे ट्रैवल करती है ना, इस तरीके से, ये सीधे नहीं जाती है, एकदम गड़बड़ है। ये जो मैंने बनाया है ये सीधे नहीं जाती, कभी नहीं जाती है। इसमें होता क्या है कि जो एलॉन्ग प्रोपगेशन है, जब लाइट रे यहां से फॉल करेगी इस तरीके से, तो होता क्या है, यहाँ पे जो μ2 है वो ज्यादा है किससे? μ1 से।
तो म्यू2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्रेटर होता है वो डेंसर मीडियम माना जाता है, और जहां पे जिसपे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होता है उसको रेयर मीडियम मानते हैं। यानी म्यू2 से म्यू1 में जा रहा है, म्यू2 से ये म्यू2 है, म्यू2 से म्यू1 मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रे जा रही है। तो लाइट रे को भेजा जाता है इस तरीके से। तो जब लाइट रे आप भेजेंगे इस तरीके से, इस वाले को मिटा देता है, ये सही नहीं है, कभी भी स्ट्रेट वे में नहीं जाती लाइट रे ऑप्टिकल फाइबर में। हाँ, तो जब इस तरीके से जाएगा म्यू2 से म्यू1, रिफ्लेक्टिव म्यू2 से म्यू2 मतलब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो होगा क्या, यहां पे जो नॉर्मल बनेगा इस तरीके से, वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ज्यादा होगा, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। इस तरीके से यहां पे फॉल करेगा ये। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बीएससी लेवल पे नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे बता रहा हूं। सबसे पहले तो पहला कंडीशन फॉलो करेगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे ट्रेवल करेगी, क्योंकि म्यू2 जाता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, कोर टू क्लैडिंग। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहां पे जब फॉल करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तो फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इस तरीके से, मतलब जिस मीडियम में से निकला है उसी मीडियम में रह जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगा। फिर यहां पे सेम वही काम होगा, फिर इस तरीके से, फिर सेम यहां वही काम होगा, फिर इस तरीके से, और इस तरीके से होते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो लाइट रे है वो ट्रांसमिट होती है ना। और विद स्पीड ऑफ लाइट मींस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है लाइट की जो स्पीड है वो इस स्पीड से ट्रांसफर होती है। इसीलिए आपको डेटा जो है इतना फास्ट देखने को मिलता है। आप इंटरनेट स्पीड जब रिचार्ज करते होंगे अपना फोन तो 100 Mbps 200 Mbps जितना मर्जी जाए उतना कर सकते हैं, उतने लेवल तक ये जा सकता है, इतना इसमें सामर्थ्यता होती है। और दूसरी चीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे इसको वर्क करा सकते हैं आप, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे। अब देखिए इसमें सिक्योरिटी क्या है, आप एंटीना से भी ये काम कर सकते हैं भाई, एंटीना से भी सिग्नल भेजा जा सकता है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी नहीं रहती है, उसको कोई भी रिसीव कर सकता है, लेकिन इसको कोई भी रिसीव नहीं कर सकता है। अब जैसे इसमें आप कोई सिग्नल भेजे, डेटा भेजे लाइट रे के माध्यम से, जब इसको बीच में से कोई काट के चुराने की कोशिश करेगा तो उसको लाइट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, केवल सिग्नल, केवल उसको लाइट रे ही मिलेगी, उसको कोई सिग्नल कोई डेटा वो नहीं पा पाएगा। तो सिक्योरिटी पर्पस सिक्योर वे में ये काम करता है, आपका डेटा वो कोई चुरा नहीं सकता है। और अगर आप किसी एंटीना के माध्यम से सिग्नल को अगर भेजते हैं तो हो सकता है कि कोई दूसरा रिसीव करके, रेडियो वेव्स कोई दूसरा रिसीव करके, कोई थर्ड पर्सन रिसीव करके आपके डेटा को वो चुरा सकता है ना। तो ये इतना फायदेमंद होता है। दूसरा, एंडोस्कोपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंडोस्कोपी क्या होती है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट का नाम है। जैसे पेट वेट का ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं तो होता क्या है कि वो एक कैमरा अटैच कर देते हैं इसी ऑप्टिकल फाइबर में। तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जब लाइट पास करती है कैमरे के थ्रू, तो कैमरा क्या करता है, उस इमेज को कैप्चर कर लेता है। तो क्या करते हैं, कैमरा अटैच करके उसको अंदर डालते हैं और अंदर के पार्ट्स को देखते हैं, क्योंकि पेट में तो अंधेरा है, तो अंदर कैसे देखेंगे वो। तो क्या करते हैं, कैमरा अटैच करते हैं, उसमें अटैच करके अंदर भेजते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करते हुए लाइट जाती है और पूरे एरिया को प्रकाशित करके कैमरे से कैप्चर करके, और फिर वहीं पे जैसे कैमरा जहां जहां जाता है कैमरा, वहां वहां मॉनिटर पे उनको दिखाई देता है। तो जहां पे वो घाव होता है, जहां पे भी उनको परेशानी होगी, वहां पे ऑपरेट करके वो कैमरे में ही देख के वो सही कर देते हैं। तो इस फिनोमिना को एंडोस्कोपी कहते हैं। यहां पे भी ऑप्टिकल फाइबर का काम होता है। तो काफी यूजफुल है ऑप्टिकल फाइबर। एक्सपेरिमेंट्स में, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में काफी यूजफुल है। लेजर का जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पे यूजफुल है। लेजिंग डायफ्रैक्शन जब हम लोग निकालते हैं उसका वेवलेंथ, तो काफी अच्छा ऑप्टिकल फाइबर का यूज हमने देखा है अपने डेली लाइफ में। तो ये पूरा आपका जो आज का क्लास था वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पे था। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। और अगर नोट्स चाहिए होता है तो टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।